नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका तीसरा टॉपिक चल रहा है भारत और राजस्थान की जलवायु। तो जो जलवायु वाला टॉपिक है उसको जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब वापस से जलवायु पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। जलवायु टॉपिक को हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि भारत और राजस्थान दोनों की जलवायु एक साथ हम लोग पढ़ सकें। तो इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जलवायु के सामान्य सिद्धांत पढ़े थे, जलवायु, ऋतु, मानसून, मौसम, इनके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था पृथ्वी की गतियाँ, और अब हम शुरू करेंगे ऋतुएं, जिसमें 4 प्रकार की ऋतुओं का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु, फिर शरद ऋतु और शीत ऋतु का अध्ययन होगा। तो हेडिंग बना लो आप लोग, भारत ऑब्लिक राजस्थान की ऋतुएं। भारत ऑब्लिक राजस्थान की ऋतुएं। भारत ऑब्लिक राजस्थान की ऋतुएं, कौन कौन सी ऋतु भारत और राजस्थान में पाई जाती है, उन ऋतुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार की ऋतुएं महसूस की जाती है। पहली ऋतु जो फर्स्ट ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसका औसत टाइम टेन्योर है 15 मार्च से 15 जून, 15 मार्च से 15 जून। उसके बाद में सेकंड है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु 15 जून से 15 सितंबर, 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु। इसी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में लिखा हुआ है मानसून काल, मानसून सिस्टम। उसके बाद में तीसरी ऋतु है शरद ऋतु, शरद ऋतु या इसे लौटते हुए मानसून काल के नाम से जाना जाता है। शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर, 15 सितंबर से 15 दिसंबर। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे शीत ऋतु, शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च, 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच में पाई जाने वाली ऋतु का नाम होगा शीत ऋतु। तो ये चारों प्रकार की ऋतुओं का हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लो ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन और इसकी पूरी संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली फर्स्ट ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसका औसत टाइम पीरियड क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसका औसत टाइम पीरियड 15 मार्च से 15 जून, 15 मार्च से 15 जून के मध्य ग्रीष्म ऋतु आती। अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन क्यों होता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे भारत के दक्षिण से होकर के, भारत के दक्षिण दिशा से होकर के एक प्रसिद्ध रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य पहली बार कब सीधा चमकता है तो हमने इसके डायग्राम बना के भी अध्ययन किया था। कब सीधा चमकता है तो आपका जवाब होना चाहिए 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। अब जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है और उसके बाद में फिर उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना शुरू होता है, यानी कि
ये रेखा भारत के दक्षिण से होकर के गुजरने वाली रेखा, इसका नाम क्या है? तो जवाब क्या दोगे? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर सूर्य पहली बार सीधा कब चमकता है? 21 मार्च। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे ये ऋतुओं की क्रियाविधि पढ़ते चलेंगे तो इसके ऊपर सूर्य 2 बार साल में सीधा चमकता है, 21 मार्च को, उसके बाद में फिर अप्रैल में यहाँ रहेगा, मई में यहाँ, जून, और जून में सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर जून में सीधा चमकता है। और इसमें भी डेट कौन सी है? तो जवाब दोगे 21 जून को सूर्य, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु का आगमन होता है? जो आपके थोड़ी सी ऊपर से ही है। उत्तरी गोलार्ध में फिर एकदम भयंकर ग्रीष्म ऋतु और तब तक वर्षा ऋतु का भी आगमन हो जाएगा। तो इस रेखा का नाम आप याद करोगे कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? जवाब क्या दोगे? 21 जून को। तो देखो मार्च के बाद में जो बचे हुए 9 दिन 10 दिन है, यहाँ पे सूर्य सीधा चमकेगा, अप्रैल में यहाँ पे, फिर मई में यहाँ पे, और जून में फिर यहाँ सीधा चमकेगा। तब तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अब जैसे सूर्य मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना शुरू होता है तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब तापमान बढ़ता है तो तापमान का वायु दाब से उल्टा रिलेशन है, यानी कि तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है वायु दाब। तापमान बढ़ता है तो वायु दाब घटता है, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, और तापमान घटेगा तो वायु दाब बढ़ेगा। बढ़े हुए वायु दाब को हम लोग उच्च वायु दाब बोलते हैं, घटे हुए वायु दाब को हम लोग निम्न वायु दाब नाम से संबोधित करते हैं। तो देखो 21 मार्च के बाद में सूर्य कौन से गोलार्ध की तरफ सीधा चमकना शुरू हुआ? तो जवाब दोगे उत्तरी गोलार्ध में। और अब इसमें क्या क्रियाविधि होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे आपको एक पॉइंट लिखना है कि 21 मार्च के बाद, 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है। अब जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकेगा, उत्तरी गोलार्ध की तरफ सीधा चमकना शुरू हो जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या बढ़ेगा? तापमान, और तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा। तो अगला पॉइंट आपको लिखना है अतः उत्तरी गोलार्ध में, अतः उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ता है। तो तापमान का वायु दाब से उल्टा रिलेशन है। किस तरीके का वो फॉर्मूला आप नोट करोगे? तो इधर देखिए, तापमान इज एंटी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एयर प्रेशर। तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है वायु दाब के। तापमान व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय एयर प्रेशर, वायु दाब। तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है वायु दाब के। वायु दाब के तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा? जवाब दोगे घटेगा। तापमान के बढ़ने से वायु दाब घटता है। अतः ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में या भारतीय भाग पर वायु दाब कम होता है। वायु दाब कम होगा तो उसे हम लोग निम्न वायु दाब बोलेंगे। और इसी समय जल वाले भाग में, या फिर आप कहोगे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी के अंदर हाई प्रेशर बनता है और लैंड पार्ट पर लो प्रेशर बनता है। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती है समुद्र से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ, क्योंकि जल की विशेषता होती है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। स्थल की या पत्थर की विशेषता होती है जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी
ठंडा होता है। इसलिए जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकना शुरू होता है और दिन के समय में लैंड पार्ट का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा और हवाएं हमेशा समुद्र से स्थल की तरफ चलती है ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पे हम लोग चीज़ें नोट भी कर लेते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय धरातल पर लैंड पार्ट पर किसका केंद्र बनेगा, तो जवाब दोगे निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा लो प्रेशर निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब यानी क्या लिखोगे, लो प्रेशर। और इसी समय अरब सागर, हिंद महासागर, इस हिंद महासागर वाले भाग के अंदर क्या बनेगा, जवाब दोगे उच्च वायुदाब। हिंद महासागर और हिंद महासागर के ये दो पार्ट है, कौन कौन से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे किसका केंद्र विकसित हो रहा है, तो जवाब दोगे उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब, इट मीन्स इसके लिए नाम बोलोगे हाई प्रेशर। उच्च वायुदाब यानी क्या क्रिएट हो चुका है, हाई प्रेशर। अरब सागर में भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर, और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर। और दुनिया का ये फिक्स नियम है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। तो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ बहती है, समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। लेकिन एक चीज़ आप और याद रखो कि अभी तक सूर्य कर्क रेखा पर सीधा नहीं आया और इससे थोड़ा सा और सदर्न साइड में सीधा चमक रहा है, तो ये लो प्रेशर का केंद्र इतना शक्तिशाली नहीं बना है। लो प्रेशर का केंद्र जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा उतनी ही दूर से पवनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। तो लो प्रेशर का केंद्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ है, तो ये हाई प्रेशर से हवाएं स्थल की तरफ तो आएगी, लेकिन यहाँ पे तटीय क्षेत्र के अंदर, यहाँ जो राज्य है उनके अंदर वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा करवाएगी। और यही जब आगे गर्म होकर के इस मरुस्थल के ऊपर से गुजरेगी, तो मरुस्थल के अंदर बलुई रेतीली मृदा पाई जाती है जिसके कण बड़े होते हैं। और इसकी ये विशेषता होती है कि यह यहाँ गर्मी पड़ने से तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और इनके ऊपर से जो भी हवा गुजरेगी वो गर्म होकर के तेज गति से बहेगी, जिन्हें हम लू कहते हैं। और लू में धूल के कण मिलते हैं तो उन्हें हम आंधियाँ कहते हैं। तो हम लोग आंधियों का और प्री मानसून का ये पूरा सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक समझो शब्द आया है वायुदाब। वायुदाब क्या है, वायुमंडल की समस्त परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को वायुदाब के नाम से संबोधित किया जाता है, एयर प्रेशर। और वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है वायुदाब, इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, इसकी या इसे मिली बार में दर्शाया जाता है। इसे मिली बार में दर्शाया जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। तो वायुदाब की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई, अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। इसकी इंटरनेशनल यूनिट क्या है, तो जवाब क्या दोगे, पास्कल है। अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। उसके बाद में वायु में जो नमी होती है, वायु में जल की क्षमता होती है, उसे हम लोग आर्द्रता या नमी कहते हैं। वायु देखो, जितना ज़्यादा तापमान होगा उतनी वायु हल्की होगी, और वायु हल्की होगी तो उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और उस आर्द्रता को या वायु में नमी या जल वाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता या नमी कहते हैं। तो नेक्स्ट, वायु में
वायु में जल की मात्रा को, वायु में जल की मात्रा को आर्द्रता या नमी कहते हैं। आर्द्रता या नमी कहते हैं। आर्द्रता या नमी कहते हैं। नेक्स्ट, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता को किससे मेजर किया जाता है? तो जवाब दोगे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में जल वाले भाग के अंदर होगा उच्च वायुदाब और स्थल पर होगा निम्न वायुदाब। अतः ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किधर से किधर चलेगी? जवाब दोगे समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। तो अगला स्टेटमेंट आपको लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में समुद्रों में, ग्रीष्म ऋतु में समुद्रों में उच्च वायुदाब, समुद्रों में उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर एवं धरातल पर निम्न वायुदाब, एवं धरातल पर निम्न वायुदाब, लो प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में, और ये दुनिया का फिक्स नियम है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती है। इस पृथ्वी पर जिस भी क्षेत्र में हवाएं चलती है वो लो प्रेशर और हाई प्रेशर में डिफरेंस के कारण चलती है। तो अगला, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ, समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, कई बार पूछी जा चुकी है। ग्रीष्म ऋतु में हवाएं किधर से किधर चलती है? तो जवाब दोगे समुद्र से स्थल की तरफ, क्योंकि समुद्र में उच्च वायुदाब बनता है और स्थल में निम्न वायुदाब बनता है, इसलिए समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। स्थल समुद्र से स्थल की तरफ चलती है। उसके बाद में अगला, अब जो हवाएं गर्म होती है, तापमान के कारण हवाएं गर्म होके, हल्की होके, ऊपर उठ के और तेज गति से बहती है, ऐसी हवाओं को संवहनीय हवाएं बोलते हैं। और संवहनीय हवाओं से होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा बोलते हैं। और संवहनीय वर्षा मानसून से पूर्व होती है, इन्हें प्री मानसून की वर्षा भी कहते हैं। भारत के अलग अलग तटीय राज्यों में मानसून पूर्व यानी कि अप्रैल और मई में वर्षाएं होती है, जिन्हें निम्न नामों से या फिर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट, वायु का गर्म होके तेज गति से बहना, वायु का गर्म होके तेज गति से बहना संवहनीय हवाएं, वैस्कुलर विंड्स, संवहनीय हवाएं कहलाता है। संवहनीय हवाएं कहलाता है। वायु का तेज गति से बहना संवहनीय हवाएं कहलाता है। नेक्स्ट लिखो, संवहनीय हवाओं से, संवहनीय हवाओं से मानसून पूर्व, मानसून पूर्व
अप्रैल मई में तटीय राज्यों में वर्षा होती है। तटीय राज्यों में वर्षा होती है जिन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। जिन्हें निम्न नामों से जाना जाता है। अब किस किस नाम से जानते हैं तो याद रखना। ऐसी वर्षा महाराष्ट्र में आम के फलों को पकाने के लिए लाभदायक होती है, इसलिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में या पश्चिमी घाट के आसपास में इनको आम्र वर्षा बोलते हैं। आम्र वर्षा या फूलों की बौछार मुख्यतः महाराष्ट्र में और कर्नाटक में नाम है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। लगभग 70% कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक से होता है, तो कर्नाटक में इसे कॉफ़ी या कहवा की वर्षा बोलते हैं। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। इसके बाद में पश्चिम बंगाल राज्य में इसे काल वैशाखी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी बोलते हैं। असम में इसे नॉर्वेस्टर, बारदोली छिड़ा या चाय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे आपको लिखना है, जैसे आम्र वर्षा या आम्र वर्षा या फूलों की बौछार। आम्र वर्षा या फूलों की बौछार महाराष्ट्र, मुख्यतः महाराष्ट्र है। उसके बाद में एडिशनल में 2 राज्य नाम याद कर लेना, कर्नाटक, केरल। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल यानी पश्चिमी घाट के आसपास में ऐसी वर्षा होती है। उसके बाद में कॉफ़ी ऑब्लिक कहवा की वर्षा। कॉफ़ी ऑब्लिक कहवा की वर्षा। कॉफ़ी ऑब्लिक कहवा की वर्षा कर्नाटक। कॉफ़ी ऑब्लिक कहवा की वर्षा कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम ये नाम भी दिया जाता है कर्नाटक में। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक। काल वैशाखी। काल वैशाखी ये वैशाख के महीने में चलती है। काल वैशाखी वैशाख के महीने में, और वैशाख का महीना आता है अप्रैल मई में। काल वैशाखी डैश करके लिखो, अप्रैल मई। काल वैशाखी अप्रैल मई। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा, होने वाली वर्षा जो मानसून पूर्व होती है उसे किस नाम से जानते हैं? जवाब दोगे काल वैशाखी। उसके बाद में असम में होती है चाय वर्षा ऑब्लिक नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ऑब्लिक बारदोली छिड़ा। बारदोली छिड़ा ये किस राज्य में होती है? तो जवाब क्या दोगे? असम में। असम एवं दार्जिलिंग। असम एवं दार्जिलिंग क्षेत्र, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है। भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी की सर्वोत्तम गुणों की चाय कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? जवाब दोगे असम राज्य है।
अब ये तो होती है प्री मानसून की वर्षा विभिन्न राज्यों में, आप एक ऐसा डायग्राम यहाँ पे बना लेना। उसके बाद में जैसे ही ये पवने जो संवहनीय वर्षा करवा करके फिर आगे बढ़ती है, तो फिर इस राजस्थान के क्षेत्र के ऊपर से गुजरती है, और राजस्थान में इस मरुस्थल के ऊपर से गुजरेगी तो इस मरुस्थल में अधिक तापमान हो जाता है और लो प्रेशर का केंद्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि यही गर्म पवने पश्चिमी राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है, तो इन्हें हम लोग लू नाम देते हैं, लू। और फिर लू यहाँ से जाकर के आगे हिमालय आने के कारण से दिल्ली से पटना के बीच में गंगा के सहारे चलती है। यदि आपसे प्रश्न आ जाए ना कि भारत में वह 2 स्थान बताएं जिनके मध्य में लू चलती है, तो आपका जवाब क्या होगा? दिल्ली से पटना के बीच में आगे चल के बहना शुरू हो जाती है। इन्हीं लू में फिर धूल के कण मिलते हैं, तब जाके हम इन्हें क्या नाम देते हैं? तो जवाब दोगे आंधियाँ कहते हैं। तो अगला स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है। पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती जिन्हें लू कहते हैं, और इन लू के साथ में जब धूल के कण मिल जाते हैं तब हम इन्हें आंधियाँ कहते हैं। तो लू के साथ में धूल के कण मिलने पर, या ऐसे लिखो, गर्म हवा में धूल के कण मिलने पर आंधियाँ कहलाती है। आंधियाँ, स्टॉर्म्स, आंधियाँ कहलाती है। अब ये आंधियाँ पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस जिले में सर्वाधिक चलती है? तो आंधियाँ चलने की सबसे ज़्यादा दिनों की संख्या गंगानगर। सबसे ज़्यादा आंधियाँ किस जिले में चलती है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? श्री गंगानगर में चलती है। गंगानगर में आंधियाँ सबसे ज़्यादा 27 दिन तक, हनुमानगढ़ में 24 दिन तक, और झालावाड़ में सबसे कम दिनों तक चलती है, 3 दिनों तक। तो इसके कहने का अर्थ, हमारे कहने का अर्थ क्या हुआ? तो जवाब क्या दोगे कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में जाने पर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में जाने पर वर्षा की मात्रा, आंधियों के दिनों की मात्रा में कमी आती है, या आंधियों के दिनों की संख्या में कमी आती है। तो नेक्स्ट, सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर 27 दिन। सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर 27 दिन। नेक्स्ट, वन मिनट, टेक्निकल इश्यूज।